सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया महीना यानी कि 1 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो सही उत्तर होगा तीसरा स्थान। बात कर रहे हैं हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 की। अच्छा, उससे पहले बात कर लें यूनिकॉर्न किसे कहते हैं। तो कोई भी स्टार्टअप जिसकी अगर वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज्यादा है तो हम उसे यूनिकॉर्न कंसिडर करते हैं। तो इस इंडेक्स में पहले तो ये बताया गया कि पूरे विश्व में कितने यूनिकॉर्न अभी वर्तमान में है, तो 1523 है। और इनमें से सबसे ज्यादा कहां पर है, अमेरिका में है। लगभग है 758 यूनिकॉर्न है। तो अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे स्थान पे भारत को रखा है। भारत में बताया 64 यूनिकॉर्न है। और भारत में भी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो गुरुग्राम में है। अच्छा, यूनिकॉर्न सिटी किसे कहा जाता है, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। और अब मैं यहाँ पे आपको इंडेक्सेस रिवाइज कराऊंगा 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं अभी 2025 में भारत के 4 नए यूनिकॉर्न बने थे। वो कौन कौन से हैं 4 नए यूनिकॉर्न। एक देखो डीप टेक स्टार्टअप था जिसका नाम है नेट्राडाइन, एक जस्पे था, एक पोर्टर था और एक ड्रूल था। ये घरेलू पेट फूड कंपनी है ड्रूल। ये भी 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि 2025 में जो भी 4 यूनिकॉर्न बने थे भारत में वो कौन कौन से हैं। अब आ जाओ, मैं आपको इंडेक्सेस रिवाइज कराता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस ही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, तो देखते जाना। अगर पूछे कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर है। टॉपर ब्राजील है, भारत में टॉप पे कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है और टॉपर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला और टॉपर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पर है, टॉपर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। पहली बार जो अभी पंचायत उन्नति सूचकांक आया था उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉपर गुजरात रहा। उसके अलावा अभी 7वां वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो आया था उसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉपर चार्ड है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 तक विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश ये बन गया यूक्रेन। दूसरे स्थान पर भारत है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ट्रेडर्स इन मैटरनल मॉर्टेलिटी सन 2000 से 2023। इसमें भारत दूसरे स्थान पर है, टॉपर नाइजीरिया है। अंकटाड ने जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 36वें स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पर है, टॉपर नॉर्वे है। उसके अलावा ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 4थे स्थान पर है, टॉपर चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 31 पे है, टॉपर सूडान है। मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है और टॉपर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, फिर चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर कोपेनहेगन है, डेनमार्क की कैपिटल। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी उसमें भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने जो विमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत 174 पर है, टॉप पर निकारागुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में टॉप पे चंडीगढ़ रहा। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था उसमें भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 नंबर पे था और टॉप पर फिनलैंड था। इस इंडेक्स में पहली बार भारत टॉप 100 में रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सीबीडीटी के चेयरमैन का कार्यकाल अभी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम क्या है, सीबीडीटी के चेयरमैन का नाम क्या है, तो सही उत्तर होगा रवि अग्रवाल। तो सीबीडीटी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इसका फुल फॉर्म हो गया और इसके चेयरमैन है रवि अग्रवाल, जिनका कार्यकाल अभी जून 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं वे जून 2024 में नितिन गुप्ता के स्थान पर सीबीडीटी के चेयरमैन बने थे। सीबीडीटी ये वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, तो इसके चेयरमैन का नाम याद रखना।
बाकी ये ऑप्शन देखो आप, संजय अग्रवाल, ये सीबीआईसी के चेयरमैन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के, तो इनका नाम भी याद रखना। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो फिर, अभी रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप कौन बने थे? रॉबर्ट फ्रांसिस, ये अमेरिकी हैं, इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी हैं, और उन्होंने क्या नाम चुना है अपने लिए? पॉप लियो 14। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल बने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। नालसा के अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने कौन? जस्टिस सूर्यकांत। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरवंश चावला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई बने। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के निदेशक बने तपन कुमार डेका। भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष बने शैलेश सी मेहता। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष S महेंद्र दवे बने। और भारत के V श्रीनिवास को 2025 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया। और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक अश्विनी लोहानी को बनाया गया। राष्ट्रपति जी की पहली महिला एड डी कैंप बनी यशस्वी सोलंकी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट फिर से बन गए विटोल्डा डाका। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जर्मनी से हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल शेखा नासर अल नोवेसी बनी। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष राजू मेमानी बने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने, जो पर्यावरण मंत्री और महासचिव SP यादव बने थे। ठीक है, लगभग 17 अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां हमने यहाँ पे पढ़ी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। तो अभी स्मृति मंधाना टेस्ट में, वनडे में और T20 इंटरनेशनल में, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधाना। अभी हाल ही में चल रहे इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में उन्होंने अपना पहला शतक बनाया और उसी के साथ इन्होंने ये इतिहास बना दिया। वनडे में अभी तक वो 11 शतक लगा चुकी हैं, टेस्ट में 2 शतक और अभी T20 इंटरनेशनल में 1 शतक लगाया, इंग्लैंड के खिलाफ लगाया। और आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा करने वाली वो दुनिया की 5वीं महिला क्रिकेटर बन गई हैं और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। स्मृति मंधाना नाम है। बाकी क्रिकेट से संबंधित 2-4 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, अभी मैरीलैंड क्रिकेट क्लब ने बन्नी हॉप कैच को क्रिकेट से बैन कर दिया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि बन्नी हॉप कैच का संबंध, ये जो टर्मिनोलॉजी है किस खेल में यूज की जाती है? तो क्रिकेट आंसर होगा। मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ क्या होता है ये। उसके अलावा 13वां ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 ये होगा कहाँ पे? भारत और श्रीलंका में। मुख्य मैच भारत में होंगे सारे, पाकिस्तान वाले श्रीलंका में। और 10वां ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 ये होगा इंग्लैंड में। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बन गए ऋषभ पंत। शिखर धवन, अब इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल लेटेस्ट क्रिकेट से बनने वाले ये प्रश्न है करंट अफेयर्स के। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में गृह मंत्री जी ने कहां पर हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा निजामाबाद। तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। उद्देश्य है हल्दी के निर्यात को बढ़ाना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना। और लक्ष्य भी रखा है 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक बढ़ाना है। तो निजामाबाद ये तेलंगाना का एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है और भारत ये विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। वैसे तो बजट में इसकी घोषणा हो गई थी, हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फाइनली अभी इसका उद्घाटन कर दिया गया हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने। कहाँ पे? तेलंगाना के निजामाबाद में। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग देना। ये तो हल्दी बोर्ड की हमने बात कर ली, आप लोग बताना कि मखाना बोर्ड की स्थापना ये कहाँ पर की जाएगी? ये आपके लिए प्रश्न हो गया। बाकी यहाँ पे हल्दी से ही कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर, जैसे कि कंधमाल हल्दी, इसको GI टैग मिला था, ये उड़ीसा की है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। हल्दी एक मसाला है जो कुरकुमा लौंग पौधे से प्राप्त होता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक रसायन होता है जो सूजन को कम करता है और हल्दी को पीला रंग भी देता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? करक्यूमा लोंगा। अच्छा, हल्दी जो है ये पौधे के किस भाग से निकलता है? तो आप तना बोल दो या भूमिगत तना बोल दो।
बाकी नेशनल हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो तो निजामाबाद में हो गया। ये जरूर याद रखना इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, तो हल्दी से बनने वाले ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान होने चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? तो आंसर होगा ऑपरेशन चक्र 5। तो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। उद्देश्य है साइबर ठगी और डिजिटल धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ करना। अच्छा, क्या होता है म्यूल बैंक खाते? तो ये ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग अवैध धन को छुपाने या ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बाकी सीबीआई की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया। डायरेक्टर है प्रवीण सूद और इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पे की गई थी। इसके जो पहले डायरेक्टर थे उनका नाम था धर्मनाथ प्रसाद कोहली और इसका आदर्श वाक्य होता है उद्योग निष्पक्षता और ईमानदारी, इंडस्ट्री इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी। उसके अलावा आपको याद होगा अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया था, उसका नाम है भारत पोल। सीबीआई ने ही ड्रग नेटवर्क समाप्त करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया था और ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन हॉक शुरू किया था। और आज हमने पढ़ा ऑपरेशन चक्र 5 के बारे में। अच्छा, ऑपरेशन की बात चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे 2025 में हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में। एक ऑपरेशन इंद्रावती हमने पढ़ा था, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप आया था तो पीड़ितों की मदद के लिए हमने चलाया। ऑपरेशन टिक्का, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो घुसपैठ को रोकने के लिए हमारी सेना ने चलाया। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने चलाया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया था इसके तहत। ऑपरेशन अभ्यास, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, ये हुआ था बेंगलुरु में। उसके अलावा ऑपरेशन केल्लर, दक्षिण कश्मीर में शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान है। ऑपरेशन संकल्प, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था इसके तहत। ऑपरेशन वेब स्पाइडर, यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमले किए थे इसके तहत। ऑपरेशन गोस्ट सिम, इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर चलाया था नकली सिमों के खिलाफ। ऑपरेशन राइजिंग लायन, अभी ईरान इजराइल का ये जो चल रहा है ये सारे उसी के हैं। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था उसके परमाणु ठिकानों पर, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया। फिर बदले में ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया। और ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया। फिर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उसके लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। फिर ईरान ने इसके बदले में कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया ऑपरेशन बशायर अल फत के तहत। ठीक है, तो ये 3-4 तो बिल्कुल ईरान और इजराइल युद्ध से ही संबंधित है, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में 15 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा संचालित करने वाली पहली भारतीय कंपनी ये कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अडानी। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 15 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, ये सभी उदाहरण है, एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी के। और प्रश्न में हम यही पढ़ रहे हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को स्थापित कर दिया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अभी एक डेटा बताया कि जून 2025 तक इसकी कुल परिचालन क्षमता 15,539.9 मेगावाट हो गई है, या गीगावाट में बोलोगे तो 15 गीगावाट बोल दिया। गीगा मतलब होता है 10 की पावर 9, मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6, और इस तरह से ये भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो इतना आपको याद रखना है। और एनर्जी की बात है तो 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको बता रहा हूं, ये याद रखना कि पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहां पर खोदा गया? अभी अरुणाचल प्रदेश में। और अभी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें भारत 71 नंबर पर है, टॉप पर स्वीडन था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में 2 लोकोमोटिव यानी कि इंजन का निर्यात किया है? तो आंसर होगा वाराणसी। तो अभी भारतीय रेलवे ने अफ्रीकी देश है मोजाम्बिक, तो उसके लिए 2 लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है। और इन इंजनों को कहां पर बनाया गया? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न हमने और पढ़ा था, आपको याद आएगा। बिहार में एक प्लांट है, बिहार के सारण जिले में, मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट, और ये पहली बार यहां से निर्मित इंजन विदेश में निर्यात होंगे, और वो भी किस देश में? गिनी देश में। याद है इस तरह का प्रश्न? तो वो भी याद रखना। रेलवे से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर मोजाम्बिक भी मैं आपको लेकर के चलूंगा। याद रखना, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथा पूर्वोत्तर राजधानी कैपिटल कौन सी बन गई थी? तो आंसर होगा आइजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत इलेक्ट्रीफाइड करने वाला 24वां राज्य बना गुजरात। और भारतीय रेलवे के विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफिकेशन का जो लक्ष्य है वो है 2025-26 का। भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 है। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन ये बन रहा है गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय ये आपको मिलेगा नवी मुंबई में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहाँ पर शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच चलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना ये फरवरी 2023 में आई थी, जिसका लक्ष्य है देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना, यानी कि आधुनिकीकरण करना। और ये योजना अभी फिर से न्यूज में क्यों थी? क्योंकि अभी मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था। रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये बनाया गया, कहाँ पे? जापान में। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग ये कहाँ पर खोली है? इसका जो मानेसर में प्लांट है हरियाणा में, वहां पे। और ये मैंने आपको बता ही दिया। रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव हैं। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न नहीं, वो एक देश था ना जिसको हमने इंजन निर्यात किए हैं, मोजाम्बिक, वो भी आप देख लो। ये रहा मैप में मोजाम्बिक, अफ्रीकी देश है। कैपिटल मापुटो हो गई है, करेंसी है मेटिकल, और प्रेसिडेंट है इसके डेनियल चेपो। अब बढ़ते आगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसने शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्व खुफिया निदेशालय ने। तो अभी हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य है पाकिस्तान के द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामान को रोकना। तो इस ऑपरेशन के तहत 9 करोड़ रुपए का भी सामान सीज किया गया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत कई शेल कंपनियों की पहचान की गई और ये इलीगल ट्रेड कर रही थी। एक्चुअली में हुआ क्या, पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से ट्रेड पर बैन लगा दिया था, और पाकिस्तान अपना जो सामान है वो यूनाइटेड अरब अमीरात का बता करके नावा शिवा पोर्ट मुंबई पर इंपोर्ट कर रहा था। तो इसी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। किसने चलाया? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, राजस्व खुफिया निदेशालय ने। ये भारत की सबसे शीर्ष एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ये एजेंसी जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जाती है, जिसकी स्थापना होती है 1957 में, और मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है ये, याद रखना है। इसको किसने शुरू किया? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। क्यों शुरू किया, क्या रीजन है, क्या कारण है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ऑपरेशन वाला प्रश्न है, और ऑपरेशन से संबंधित जो भी अभी 2025 में इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आए थे वो सारे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में करवा दिए, इसलिए अभी आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जून को। तो हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को एस्टेरॉयड के बारे में अवेयरनेस फैलाने और एस्टेरॉयड से अर्थ की सुरक्षा करने के बारे में चर्चा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2016 में मान्यता दी गई थी। अच्छा, इस दिन को 30 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 जून 1908 में रशिया के साइबेरिया स्थित तुंगुस्का में एक भीषण विस्फोट हुआ था। तो उसी की याद में हर साल 30 जून को ये दिन मनाया जाता है। उस समय एक एस्टेरॉयड था, वो यहाँ पे आके गिरा था, और उस कारण से लगभग 2000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में जो जंगल फैला हुआ था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया था। और वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया कि उस विस्फोट की जो ताकत थी लगभग 185 हिरोशिमा बमों के बराबर थी। तो इसी कारण से 30 जून को ही ये दिन मनाते हैं। एस्टेरॉयड के बारे में आप जानते ही हो, ये छोटे छोटे आप कह सकते हो रॉक होते हैं या मेटल की बॉडीज होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं।
और एक पॉइंट याद रखना कि 2029 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लेनेटरी डिफेंस घोषित किया गया है। कब? 2029 को। अब देखो ये जून का आखिरी दिवस है और मैंने अभी तक जितनी बार भी दिवस वाले प्रश्न आते हैं हर बार पूरे महीने के इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराता हूँ। आज आखिरी दिन रहेगा और ये आप ट्राई करेंगे। आज मैं रिवाइज नहीं करूँगा, आज खुद से ट्राई करो। जून के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो लिखने की कोशिश करो ताकि आपको ये पता लगे कि पूरे महीने हमने डेज रिवाइज करे जून के तो आपको कितने याद हुए, क्योंकि अब कल से हम जुलाई के जो डेज होंगे उसमें एंटर कर जाएंगे। अब जून की चर्चा नहीं होगी, बार बार जुलाई वाले डेज का रिवीजन होगा। तो आज आप खुद से टेस्ट लगाइए कि आपको कितना आता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बनाया जाएगा। इसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड, ये भारतीय कंपनी है और इन्हीं के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2027 तक पूरा हो जाएगा। अच्छा, डेटा सेंटर से आप क्या समझते हो? ये एक ऐसी जगह होती है जब बहुत सारे कंप्यूटर, सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस या नेटवर्किंग टूल्स वगैरह एक साथ रखे जाते हैं। डेटा को स्टोर किया जाता है इनमें। तो इनका इस्तेमाल डिजिटल डेटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। और ग्रीन डेटा सेंटर से हम क्या समझते हैं? एक ऐसा डेटा सेंटर है जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? गाजियाबाद में। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी मैं आपको लेकर के चलूँगा और ये भारत का पहला है। तो इसी तरह से भारत के पहले से संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, भारत का पहला स्वदेशी AI मॉडल ये भारत जैन है, इसको डेवलप किया IIT बॉम्बे ने। भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण ये कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और नॉर्वे की एक कंपनी है कॉन्सबर्ग, इन्होंने मिलकर किया। उसके अलावा भारत का पहला AI केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहाँ पर शुरू होगा? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। देश का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई अभी नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में ही। और भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये बन रहा है जोधपुर में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी, चेन्नई ने। देश का पहला साइकेड गार्डन ये कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला ये बनी है छोंगजिंग अंगमो, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं ये। ठीक है, तो ये भारत के पहले से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना क्वेश्चंस। बाकी उत्तर प्रदेश भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में यूपी, तो उसकी कैपिटल लखनऊ हो गई है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। और देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व ये बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। और कुछ और प्रश्न देखो उत्तर प्रदेश से कि अभी उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया निखिल सिंघल को। शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर इन्होंने अंबेडकर जी के नाम पे रख दिया। और संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन ये हुआ था लखनऊ में। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना ये शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो लखनऊ। देश का पहला AI सिटी बनेगा लखनऊ में। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहाँ पर शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। और भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की और अभी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ही स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने जो कहाँ पर है? पेरू में है। और इसी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर करने की घोषणा की है? आगरा में। आगरा में भी कहाँ पे? आगरा में एक सिंगना स्थान है वहाँ पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हो गए, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी, जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। फिर पूछा नाटो समिट 2025 ये हुआ नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस मनाया 29 जून को। और किस एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आदि कर्मयोगी पहल ये किसने शुरू की? जनजातीय मंत्रालय ने। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहां पर तैनात किया गया? विशाखापत्तनम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी? बिहार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अभी किसने अपनी सदस्यता को निलंबित कर दिया? ईरान। और अभी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया? तो टाटा ग्रुप। बाकी चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी 14वां सुधीरमन कप इसको किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।